नमस्कार, मैं पीयूष शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जिसमें आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2014 में बीजेपी की सरकार जीतती है और प्रधानमंत्री बनते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। और उनका कई सपनों में से एक सपना ये रहा है कि एक राष्ट्र में एक ही दिन, एक ही समय पर सभी के चुनाव हो जाएं, 5 साल में सिर्फ एक ही बार चुनाव हो। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए सितंबर 2023 में एक कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष श्री रामनाथ कोविंद जी बनाए गए, जो पूर्व प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं भारत के। और इनके अंतर्गत 8 लोग और रखे गए, जिसमें से 7 स्थायी और एक स्पेशल मेंबर के रूप में रखा गया। पहले हैं अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के नेता हैं पार्लियामेंट में, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, गुलाम नबी आज़ाद जो डीपीएपी पार्टी से हैं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, एनके सिंह जो कि फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, सुभाष कश्यप जो महासचिव रह चुके हैं लोकसभा के, हरीश साल्वे जो सीनियर एडवोकेट हैं, और संजय कोठारी जो एक्स सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर रह चुके हैं। और एक स्पेशल मेंबर के रूप में बुलाए गए थे अर्जुन राम मेघवाल, जो कि उस टाइम कानून मंत्री थे। इन्होंने 191 दिन 191 डेज लिए और 18,626 पेजेस की एक रिपोर्ट महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दी है। आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं, फिर उसके बाद में इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है, इस रिपोर्ट ने कहा है कि 2029 में लोकसभा, विधानसभा और जितने भी लोकल बॉडीज़ हैं, नगर निकाय के जितने भी इलेक्शन होते हैं, उन सबको एक साथ कराया जाए। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन हो और उसके 100 दिन के अंतर्गत ही लोकल बॉडीज़ के भी इलेक्शन होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो पहले सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की एक वोटर लिस्ट होती थी, दूसरी स्टेट इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट होती थी, अब इन दोनों को हटाकर सिर्फ एक ही लिस्ट बनाई जाएगी, जो कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव आयोग बनाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि 47 राजनीतिक पार्टियों को सलाह के लिए बुलाया गया, उनका मत जानने के लिए भी उनको बुलाया गया और उनका पक्ष पूछा गया। तो 47 में से 32 पार्टियों ने इसके पक्ष में वोट दिया और 15 पार्टियों ने इसके विपक्ष में वोट डाला। पक्ष में डालने वाली बीजेपी है और भी अन्य पार्टियां हैं, और विपक्ष में INDIA जो गठबंधन बनाया गया है, उसकी लगभग सभी पार्टियां हैं जिन्होंने विपक्ष में वोट किया है, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जिन्होंने पक्ष में वोट किया है। इस रिपोर्ट में संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन करने की भी सिफारिश की गई है। चौथी जो महत्वपूर्ण चीज़ इस रिपोर्ट के अंदर है वो ये है कि आर्टिकल 83, 85, 173, 175 के अंतर्गत संविधान में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सरकार अपने टर्म के बीच में ही गिर जाती है, तो जो नई सरकार आएगी उसका टर्म वहाँ से शुरू होगा और वो 5 साल तक रहेगा। लेकिन अब की रिपोर्ट में जो सिफारिश की गई है वो ये की गई है कि जैसे कोई भी सरकार, जैसे 2029 में कोई सरकार बनती है और वो अपना टर्म पूरा नहीं कर पाती है और 3 साल के बाद में गिर जाती है, तो जो नई सरकार आएगी वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए आएगी। मतलब 2034 में फिर से इलेक्शन होगा ही होगा। उसका जो टर्म होगा वो उस दिन से, जिस दिन सरकार गिरी, उस दिन से उस दिन तक ही होगा जो नेक्स्ट इलेक्शन डेट है। ये सेम फॉर्मूला लोकसभा, विधानसभा के लिए यूज़ होगा। नगर निकाय इलेक्शन के लिए ये पहले से ही यूज़ होता आ रहा है। पांचवी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट या फिर चुना हुआ प्रत्याशी अगर बीच में उसकी डेथ हो जाती है, रिज़ाइन दे देता है, या फिर कोई और कारण हो सकता है जिससे उसे अपना पद छोड़ना पड़ रहा है, तो उसका भी सिर्फ एक ही दिन इलेक्शन होगा और 1 साल में सिर्फ एक ही बार इलेक्शन होगा, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या फिर नगर निकाय इलेक्शन हो। फिलहाल इस रिपोर्ट से इतनी ही चीज़ें बाहर आ रही हैं। अभी ये लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, फिर राष्ट्रपति महोदया इसके ऊपर साइन करेंगी, उसके बाद इसमें रूल्स बनाए जाएंगे, तब और भी चीज़ें और भी जो नियम कानून हैं इसके वे उजागर आएंगे। लेकिन अब ये बात उठती है कि इसकी ज़रूरत क्यों है।
ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, इसे लाया क्यों जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा है इलेक्टोरल रोल्स का, जिसे हम बोलते हैं वोटर लिस्ट। देखिए, सामान्य भाषा में और कानून के अंतर्गत ये कहा जाता है कि जैसे ही व्यक्ति 18 साल का होता है उसे वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन हो, लोकसभा के इलेक्शन हो या फिर नगर निकाय के चुनाव हो। लेकिन जब एक ही व्यक्ति है और वो 18 साल का हो रहा है तो फिर उसकी वोटर लिस्ट दो क्यों है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और एक स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन कमीशन भी एक अपनी अलग वोटर लिस्ट बनाएगा, जिसके अंतर्गत वो लोकसभा और विधानसभा में वोट डालेगा, और स्टेट इलेक्शन कमीशन भी एक अपनी अलग वोटर लिस्ट बनाता था, जिसके अंतर्गत वो नगर निकाय चुनाव में वोट डालता था। लेकिन जब एक ही व्यक्ति है और वो 18 साल का हो गया है तो फिर दो दो लिस्ट बनाने का क्या ही फ़ायदा है? उसमें पैसा भी लगता है, टाइम भी जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है, जो लोग बहुत कहते हैं कि पैसा बहुत लगता है इलेक्शन कराने में। आइए इस चीज़ के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि क्या पैसा इतना लगता है। देखिए, जब 2014 का इलेक्शन हुआ तो 4000 करोड़ के आसपास लोकसभा के इलेक्शन में लगे, जिसमें 10 लाख के आसपास पोलिंग बूथ बनाए गए थे और जो मिलिट्री है उसे बुलाया गया था, सारी चीज़ें हुई थी। और एक विधानसभा इलेक्शन कराने के लिए 200 से 300 करोड़ रुपए लगते हैं मात्र। जी हाँ, अब पैसा आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको फालतू में खर्च करे जाए। ये तो कम बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये आई है कि जब कैंडिडेट जो है, ये तो सरकार का पैसा हो गया जो 4000 करोड़ लगा, अब कैंडिडेट का कितना लगता है? कैंडिडेट का एक लोकसभा चुनाव में कराने के लिए 50,000 करोड़ के आसपास रुपए लग जाते हैं। वैसे तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कैपिंग है 1 करोड़ की, पार्टी सिर्फ एक कैंडिडेट पर 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। लेकिन ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, एमपी और एमएलए का इलेक्शन जब भी होता है तो पैसा तो भरपूर लगता है। लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए पर कैंडिडेट का खर्चा आता है। अगर ये इलेक्शन विधानसभा के और लोकसभा के एक साथ होंगे और नगर निकाय वाले एक साथ होंगे तो आप समझिए कि पैसा 1/3 लगेगा, क्योंकि वही पैसा उसी वोटर्स के लिए एक बार एमपी के लिए यूज़ हो रहा है, फिर एरिया तो वही है, वोटर भी वही हैं, फिर एमएलए के लिए भी वही पैसा यूज़ हो रहा है, उतना ही पैसा, फिर उतना ही पैसा नगर निकाय चुनावों के लिए भी हो रहा है। तो ये जो पैसा 3 बार लगा है, ये सिर्फ एक ही बार लगेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा लगेगा क्रोनी कैपिटलिज्म में। अब आप कहेंगे कि ये क्या चीज़ है? आप आसान भाषा में समझिए कि चंदा। देखिए, जब कोई पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो उसे चंदे की ज़रूरत होती है। पार्टी कहीं से कुछ कमा तो रही नहीं है, तो उसके पास चंदा आता है। चंदा कौन लोग देते हैं? जैसे कि बीजेपी पार्टी अगर सरकार में है, या फिर कांग्रेस पार्टी आप सरकार में, जिसको भी आप मान सकते हैं, किसी को भी, तो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर उद्योगपति हैं, उन्हें लग रहा है कि ये पार्टी हमारे लिए नियम बनाएगी, तो वे लोग चंदा देते हैं उस पार्टी को जीतने के लिए, या फिर सरकार ही कुछ लोगों से चंदा ले लेती है उन्हें डरा धमका कर। ये सिर्फ एक अनुमान है, हकीकत नहीं है। तो ये जब कैंडिडेट पर कम रुपए लगेंगे तो चंदा भी कम चाहिए होगा, तो फिर क्रोनी कैपिटलिज्म, जो कि अभी आपने सुना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का खुलासा हो रहा है, वे कम होंगे, भ्रष्टाचार कम होगा कहीं ना। तीसरा मुद्दा है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। ये बहुत खतरनाक मुद्दा है। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हर एक पार्टी का एक सेलेक्टिव वोट बैंक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो बीजेपी का इन दिनों हिंदू है, और एसपी का अगर मैं बात करूं तो यादव समाज हो जाता है, बीएसपी की बात मैं अगर करूं तो एससी समाज हो जाता है, तृणमूल कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम समाज हो जाता है। मतलब हर एक पार्टी का अपना एक अलग वोट बैंक है। तो जब इलेक्शन होते हैं तो वे अपने अपने वोट बैंक जो है, उनका वोट बैंक जो है, उनको आकर्षित करते हैं। इस पर मुझे एक शेर याद आता है राहत इंदौरी जी का कि सरहद पर तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। आप समझ गए होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस ध्रुवीकरण की वजह से देश में तनाव होता है।
कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि कर्फ्यू लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से देश रुक सा जाता है, प्रोग्रेस नहीं हो पाती। और हमारा देश जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, उसमें ऐसा ठहराव होना सही बात नहीं है। जब इलेक्शन ही 5 साल के बाद में होंगे तो ध्रुवीकरण भी 5 साल के बाद होगा, क्योंकि अब तो हर 6 महीने के बाद किसी न किसी चीज़ के इलेक्शन आ जाते हैं, तो हर 6 महीने बाद ध्रुवीकरण होता है, जिसकी वजह से देश को नुकसान हो। अगला मुद्दा ये है कि जब जब इलेक्शन आते हैं तो सारी पार्टियां सब कुछ काम हम छोड़कर इलेक्शन में जुट जाती हैं। जैसे कि लोकसभा का इलेक्शन तो चलिए 5 साल में एक बार होगा, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा के इलेक्शन हमारे भारत में हर 1 साल में, हर 8 महीने में, हर 9 महीने में होते हैं, और वहाँ पर जितने भी पार्टी अध्यक्ष होते हैं या फिर पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, वे अपना सारा काम वाम छोड़कर, जितना भी आधिकारिक काम है वो सब छोड़कर इलेक्शन में जुट जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर राजस्थान में भी इलेक्शन है तो प्रधानमंत्री भी वहाँ पर जाकर रैलियां करते हैं और मंत्री भी जाते हैं। चलिए, जो विपक्ष में हैं वो तो ठाली हैं, लेकिन जो पक्ष में हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उनके पास क्या रैलियों में जाने का समय है? ये सवाल आपसे है। जब कोई मंत्री या प्रधानमंत्री सारे काम छोड़कर रैलियों में जाएगा, इलेक्शन की तैयारी करवाएगा, तो काम तो रुक ही जाएगा सर। देखिए, अभी की स्थिति ऐसी है, लोकसभा के इलेक्शन तो हर 5 साल के बाद में हो रहे हैं, लेकिन विधानसभा का जैसा आपको बता दिया गया है कि हर 6 महीने और 8 महीने के बाद में कहीं ना कहीं हो रहे हैं। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून लेकर आती है या फिर कोई योजना लेकर आती है और किसी क्षेत्र में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, आदर्श आचार संहिता लग जाती है, जो कि 40 से 60 दिन तक चलती है। और 40 से 60 दिन का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज कोई कानून बनाया है तो वो उस एरिया में 40 से 60 दिन के बाद में लागू होगा, वो तभी लागू नहीं होगा। और यहाँ लागू हो गया है सपोज कर लीजिए, तो फिर कहीं और के इलेक्शन आ जाएंगे तो वहाँ लागू नहीं होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत धीमा पड़ जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा है आर्मी मूवमेंट। देखिए, जब भी इलेक्शन होते हैं तो वहाँ आर्मी की ज़रूरत पड़ती है, सीआरपीएफ की ज़रूरत पड़ती है। और आपने देखा होगा, जहाँ भी इलेक्शन के बूथ बनाए जाते हैं, जो अधिकारी होते हैं वो तो 2 दिन पहले ही जाते हैं, लेकिन आर्मी के जो अफसर होते हैं, जो सेफ्टी देखते हैं, वो बहुत दिन पहले चले जाते हैं और वहाँ सारी व्यवस्था बनाते हैं। अब हर 6 महीने में ये काम हो रहा है, तो आप देखिए कि जहाँ हमें आर्मी की ज़रूरत है वहाँ से हटाकर हमें इलेक्शन के लिए मंगानी पड़ती है। ये कितनी बड़ी बात है। हम अपनी सिक्योरिटी के साथ ऐसा समझौता करते हैं इलेक्शन के लिए। एक और प्रॉब्लम उजागर होती है, जो है गवर्नेंस प्रॉब्लम, जिसको हम आम भाषा में बोल सकते हैं स्टाफ की। देखिए, लोकसभा का इलेक्शन जब होता है तो 10 लाख पोलिंग बूथ लगते हैं। अगर आप पूरे विधानसभा के इलेक्शन देखें तो उसमें भी अगर एक ही साथ विधानसभा के इलेक्शन कराएंगे तो तब भी 10 लाख लगेंगे। स्टाफ उतना ही लगेगा जितना कि एक एमपी के इलेक्शन में लगता है। उतना ही स्टाफ विधानसभा के इलेक्शन भी करा सकता है, उतना ही स्टाफ नगर निकाय का इलेक्शन भी करा सकता है, अगर ये सारे के सारे एक साथ हों। और ये इलेक्शन आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर होते हैं, जहां अगर इलेक्शन है तो वहां के बच्चों की पढ़ाई ठप हो जाती है। वहां के जो टीचर्स हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है इलेक्शन कराने के लिए। अगर ये हर 6 महीने में होते हैं तो टीचर हर 6 महीने में जाते हैं, हर 6 महीने में स्कूल के अंदर पोलिंग बूथ लगते हैं। तो इससे सारी स्थितियां, जो गवर्नेंस है, जो प्रक्रिया चला रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ब्रेक का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। ये तो हो गई कि हमें क्यों चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन, ये सारी बातें तो इस चीज़ के लिए हो गई हैं। लेकिन क्या इसके ड्रॉबैक्स भी हैं? चलिए उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही है कि स्टेट के मुद्दे, राज्य के मुद्दे सेंट्रल के मुद्दों में दब जाएंगे। आसान भाषा में समझाऊं तो ये है कि जो सेंट्रल मुद्दा है, जैसे बॉर्डर का मुद्दा है या फिर फॉरेनर मुद्दा है या फिर
आतंकवादी का मुद्दा है, अगर ये मुद्दे मार्केट के अंदर आएंगे इलेक्शन के टाइम पर, तो कोई भी व्यक्ति राज्य के मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं करेगा और राज्य के मुद्दे दबकर रह जाएंगे। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं इनका प्रभाव खत्म हो जाएगा नेशनल पार्टीज़ की वजह से। जब एमपी और एमएलए का इलेक्शन एक साथ होगा तो एमपी की जब चुनाव प्रचार होंगे तो नेशनल पार्टीज़ का जो प्रभाव बनेगा उसके कहीं ना कहीं असर रीजनल पार्टीज़ पर पड़ेगा और उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ड्रॉबैक और सबसे खतरनाक ड्रॉबैक ये है कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेसिडेंशियल सिस्टम की ओर बढ़ जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है। देखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए में चलता है, जैसे कि एक चेहरा बना देते हैं कि और उसी के नाम पर सारे वोट पड़ जाते हैं, और ऐसा भारत में भी पिछले कुछ इलेक्शन से हो रहा है। जैसे कि आप और हम भी जानते हैं कि हम जिसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या सीएम बनाना चाहते हैं, उसको प्रधानमंत्री और सीएम बनाने के चक्कर में हम कुछ ऐसे लोगों को भी पार्लियामेंट और विधानसभा में बिठा देते हैं जो वहाँ बैठने योग्य नहीं है। कि सेंट्रल मुद्दे कहीं ना कहीं स्टेट मुद्दों को ओवरलैप कर जाएंगे और स्टेट के जो मुद्दे हैं वे खत्म हो जाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मुद्दों को देखकर सरकार बनाएंगे, जिसके कारण ये होगा कि जो सरकार सेंट्रल में आएगी उसी के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो स्टेट में भी आए। इसका एक्सेप्शनल केस राजस्थान में हुआ 2019 में। 2019 में पहले इलेक्शन राजस्थान में विधानसभा के हुए जिसमें बीजेपी को बहुत कम सीट मिली, लेकिन उसी के बाद 2019 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए तो 40 की 40 सीट बीजेपी को मिल गई। कुछ लोग ये भी ड्रॉबैक बताते हैं कि अगर इलेक्शन हर 6 महीने के बाद होता था तो नेता लोगों के बीच में हर 6 महीने के बाद आता था, लेकिन जब इलेक्शन ही 5 साल के बाद होंगे तो नेता गायब ही हो जाएंगे, वे दिखाई ही नहीं देंगे और 5 साल के बाद दिखाई देंगे। अगर 6 महीने के बाद इलेक्शन होते थे तो नेता के मन में एक डर रहता था कि लोगों के बीच में जाना है, 6 महीने के बाद जाना है, कुछ ना कुछ काम उसे करना पड़ता था फिर उस डर की वजह से। लेकिन जब ये डर ही नहीं रहेगा तो काम क्या होगा, ऐसा लोग कहते हैं। ये हमने जान लिया है कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं ये भी हमने जान लिया है। लेकिन अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि क्या पहले भी इलेक्शन हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के साथ साथ हुए। जब 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तो उसके बाद में 1951 और 1952 में जब पहला इलेक्शन हुआ तो उसमें विधानसभा और लोकसभा के एक साथ इलेक्शन हुए। 1952 में हुए, 1957 में हुए, 1962 में हुए, 1967 में। 1967 के बाद 1969 में लोकसभा में कांग्रेस की सरकार का विभाजन हो गया। एक इंदिरा गांधी की हो गई, एक मोरारजी देसाई जी की हो गई। जब ऐसा हुआ तो इंदिरा गांधी जी को दूसरी पार्टियों से सपोर्ट लेना पड़ा और इन्होंने 1972 की जगह 1971 में ही इलेक्शन करा लिए। देखिए, एक दो नियम है। पहला ये है कि इलेक्शन तभी हो सकते हैं लोकसभा के जब पूरी कोई भी पार्टी पक्ष में या फिर विपक्ष में अपना बहुमत ना दे पाए, या फिर प्रधानमंत्री ये चाहता हो कि इलेक्शन हो। तो वहाँ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चाहा कि इलेक्शन हो तो 1971 में इलेक्शन हुए। यहाँ पर थोड़ा सा जो टाइमिंग थी वो खराब हो गई। उसके बाद इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी ने अपने बहुत खतरनाक तरीके से संविधान में संशोधन किए, दल बदल कानून लाए गए। इसमें एक निर्णय ये आता है कि जब कांग्रेस सेंट्रल में अपनी पावर में होती थी तो वो प्रेसिडेंशियल रूल लगा देती थी उन स्टेट में जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं होती थी, तो वहां पर गिरा देते थे वे सरकार, वहां पर दोबारा इलेक्शन होते थे। जब कांग्रेस की सरकार सेंट्रल में नहीं होती थी, जनता दल की सेंट्रल में होती थी, तो जनता दल वाले उन स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगा देते थे जहां पर कांग्रेस की सरकार होती। तो यहाँ आकर गणित बिगड़ गया। यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शन अपने हिसाब से होने लगे, विधानसभा के इलेक्शन अपने हिसाब से होने लगे। कोई 6 महीने के अंतराल पे हो रहा है, कोई 8 महीने के अंतराल पे हो रहा है। यहाँ पर आकर स्थिति बदली।
जब 2019 का इलेक्शन हुआ तो उसमें लोकसभा के साथ साथ 4 स्टेट का भी विधानसभा का इलेक्शन उसके साथ हुआ। वे 4 स्टेट हैं आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा। और उन्हीं के ही 2024 में जब इलेक्शन होंगे तो उनके भी विधानसभा के इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन के साथ साथ होंगे। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन का पहले भी कोई ऐसा शोर उठा था? जी हाँ, 1982 में इलेक्शन कमीशन ने खुद ये कहा था कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। फिर 1992 में विधि आयोग ने कहा था कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। क्या हमारा ही इकलौता एक भारत है जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव होगा? नहीं, स्वीडन है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है, यूएसए भी आप कह सकते हैं। यूएसए में तो तारीख तक दी गई है, नवंबर में पहले सोमवार के बाद का जो मंगलवार होगा उसमें इलेक्शन होंगे, एक ही दिन दिया गया है। स्वीडन जनवरी में तो हर 4 साल के बाद में पीएम और चांसलर के इलेक्शन होते हैं। साउथ अफ्रीका में हर 5 साल के बाद में प्राइम मिनिस्टर, जो नेशनल असेंबली है और जो लेजिस्लेचर असेंबली है उनके इलेक्शन होते हैं। इनमें एक कॉमन सा प्रोसेस समझ में आता है, जैसे कि अगर कोई सरकार बनी है, 2021 में कोई सरकार बनी है और उसका अगला इलेक्शन 2026 में होना है और इसके बीच में सरकार भंग हो जाती है, तो जो नई सरकार बनेगी वो 2026 तक ही बनेगी, क्योंकि 2026 में इलेक्शन होने हैं। यही प्रोसेस अब की जो रिपोर्ट रामनाथ कोविंद जी ने दी है इसमें दिखाई देता है। और ये अभी कानून, ये बिल लोकसभा में लाएंगे, फिर उसके बाद इसके कानून, इसके नियम और उजागर होंगे कि इसके अंदर और क्या है। तब तक धन्यवाद। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।